हेलो नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल साइट फॉर सिविल सर्विसेज में। और ये पॉलिटी की नेक्स्ट क्लास है। हम पढ़ रहे थे संघ और उसके राज्य क्षेत्र, उसका एक पार्ट हम पढ़ चुके हैं, ये सेकंड पार्ट है। उसमें हमने देखा कि अनुच्छेद 1, 2 और 3 में कैसे चीज़ों को बताया गया है। वैसे हमने अनुच्छेद 1 और 2 ही पढ़ा था, अब हम 3 और 4 को पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बारे में देखेंगे कि भारत के संविधान में जो संघ और उसके राज्य जो दिए गए हैं उनको कैसे डिफाइन किया गया है और उनकी क्या प्रासंगिकता है। देखिए आगे इसमें हमने देखा कि राज्य क्षेत्र में कौन कौन आते हैं। हमने देखा कि ABCD, और उसके बाद में फिर 1956 में कैसे कानून के द्वारा उन्हें संवैधानिक दर्जा दिया गया और फिर उन्हें 3 भागों में बांटा गया, A, B और C। और उसमें साथ ही राज्य क्षेत्र, केंद्र के क्षेत्र और राज्य द्वारा अर्जित या केंद्र के द्वारा अर्जित क्षेत्रों को 3 भागों में बांटा गया था। ठीक है, अब सवाल यह उठता है कि क्या संसद किसी भी क्षेत्र को, भारत के किसी भी क्षेत्र को किसी विदेशी शक्ति को सौंप सकती है, या किसी विदेशी क्षेत्र से कोई क्षेत्र भारत में ऐड कर सकती है। तो ये अधिकार तो तय हो गया था कि भारतीय सरकार के द्वारा अर्जित क्षेत्रों में वे क्षेत्र आते हैं जिसे सरकार किसी दूसरे देश से जीतेगी या उन्हें किसी भी समझौते के आधार पर ऐड करेगी। लेकिन क्या भारत सरकार को यह अधिकार है कि क्या वो अपने भारत के किसी भी भाग को किसी दूसरे देश को सौंप सकती है या नहीं। तो ये मामला जब उठता है जब हमारा बांग्लादेश के साथ में समझौता होता है, क्योंकि जो लाइनें खींची गई थी, जो रेड क्लिफ लाइन वगैरह जो लाइनें खींची गई भारत और पाकिस्तान के बीच में, उसमें क्या होता है कि कुछ क्षेत्र ऐसा था जो आधा भारत का है लेकिन वो चला गया बांग्लादेश में, और बांग्लादेश का कुछ क्षेत्र ऐसा था जो आधा बांग्लादेश का था और आ गया भारत में। अर्थात लोगों के घरों के बीच से इस प्रकार से लाइनें निकल के गई और समस्या पैदा हुई। कैसे? जैसे ये देखिए, जैसे ये वाला क्षेत्र है जो ये, तो ये बहुत ज़्यादा, ये लाइनें इतनी ज़्यादा कंजस्टेड हैं कि लोगों के घरों के बीच में से निकल के गई हैं। यानी कि किसी का घर यहाँ पे है तो खेत यहाँ पे है, खेत यहाँ पे है तो घर यहाँ पे है, यानी कि ये बरहता देश भारत में है और उसके खेत बांग्लादेश में चले गए। या कोई एक बस्ती का, किसी गांव का आधा क्षेत्र बांग्लादेश में चला गया, आधा क्षेत्र भारत में आ गया। तो लोगों को खाने यानी कि अपने जीवन के अर्जित साधनों में समस्या आ रही थी। ठीक है, तो इसी समस्या को दूर करने के लिए सरकार ने समझौते किए, और जब ये समझौता हुआ तो 1958 में ही पहली बार ये विवाद सामने आता है। कैसे? कि यह प्रश्न उस समय सामने आया जब 1958 में भारत पाकिस्तान सीमा विवाद के दौरान ये बेरुबाड़ी संघ, यानी कि बेरुबाड़ी क्षेत्र है, आपका पश्चिम बंगाल में पड़ता है। बेरुबाड़ी क्षेत्र कहाँ पड़ता है? पश्चिम बंगाल में, को भारत द्वारा पाकिस्तान को देने का समझौता हुआ। तो इस समझौते के खिलाफ भारत में जन आंदोलन होने लगे कि क्या भारत सरकार को यह अधिकार है, क्या संविधान ये भारत सरकार को अधिकार देता है कि अपने क्षेत्र को काट कर दूसरे क्षेत्र को सौंप दे। ठीक है, क्योंकि ये संप्रभुता का विषय है और संप्रभुता लोगों में समाहित है, तो लोगों ने सरकार को चुना है। तो सरकार के द्वारा किए गए किसी भी कार्य को लोग ऑडिट कर सकते हैं, और ऑडिट किसके माध्यम से होगा? सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से होगा या न्यायपालिका के माध्यम से होगा। तो जब ये बात सामने आई, जब ये समझौता हुआ 1958 में ही पहली बार, तो तुरंत जन आंदोलन हुए और ये चीज़ कहाँ पहुँची? सुप्रीम कोर्ट में पहुँची, और भारत में जन आंदोलन शुरू हो गए। यह विवाद कहाँ पहुँचा? उच्चतम न्यायालय में, सुप्रीम कोर्ट में पहुँचा, और न्यायालय ने कहा कि अनुच्छेद 3 में उल्लेखित क्या? राज्य के क्षेत्र में यह अधिकार समाहित नहीं है। कौन सा अधिकार समाहित नहीं है? कि संसद किसी राज्य या उसके क्षेत्र को या उसके भूभाग को किसी विदेशी सरकार को या राज्य को सौंप दे। देखिए आपने 3 पार्ट पढ़े, केंद्र की यानी कि केंद्रीय क्षेत्र, केंद्र का क्षेत्र, दूसरा राज्यों का, और तीसरा है सरकार द्वारा अर्जित। सरकार द्वारा अर्जित, तो सरकार द्वारा अर्जित में केवल अर्जित का मतलब है अधिग्रहण कर लेना, तो उसमें केवल सरकार का अधिग्रहण है, ना कि किसी को दूसरे को सौंप देना है। तो अनुच्छेद 3 में ये बातें कहीं भी ये तय नहीं करती कि भारत की सरकार किसी भी विदेशी सरकार को अपने भूभाग सौंप दे। कब? 1958 में। तो ये बात सरकार के लिए
रद्द कर दी गई। तो इस प्रकार से संसद साधारण विधि के द्वारा इस प्रकार के समझौते लागू नहीं कर सकती। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर आपको ये काम करना है तो पहले संविधान में संशोधन करिए, और संविधान में संशोधन करके ये तय करिए कि सरकार को यह अधिकार है कि वो अपने किसी भी भूभाग को किसी विदेशी शक्ति को सौंप दे। ठीक है, तो उसमें फिर क्या बात कही गई कि उसके लिए आपको 368 के तहत संशोधन करना होगा। तो ये बात सामने आई कि सरकार को जो अनुच्छेद 3 में जो अधिकार दिए गए हैं वो ये अधिकार नहीं है कि किसी भी बाहरी शक्ति को अपने भूभाग को सौंप दे। अगर आपको ऐसा करना है तो अनुच्छेद 3 में संशोधन करना होगा, किसके? अनुच्छेद 368 के अनुसार। ठीक है, यही बात सामने आती है। अब देखिए फिर आगे क्या होता है। इसके बाद उच्चतम न्यायालय क्या करता है कि निर्णय के बाद 9वां संविधान संशोधन किया। कब? 1960 में। सरकार एक संविधान विधेयक लाई, संशोधन विधेयक लाई 1960 में, और संसद द्वारा पारित किया गया। इसके बाद भारत द्वारा बेरूबाड़ी संघ को पाकिस्तान को सौंप दिया गया। तो ध्यान रखना है, 9वां संविधान संशोधन 1960 में क्यों लाया गया था? सीधा सीधा इसका मतलब ये है कि बेरूबाड़ी जो मामला है उसको रिजोल्व करने के लिए, या उस क्षेत्र को, उस विभाग को बांग्लादेश को सौंपने के लिए, या आप कह सकते हैं पूर्वी पाकिस्तान को, एक ही बात, पाकिस्तान को सौंपा गया। इसी तरह भारत और बांग्लादेश के बीच भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और बांग्लादेश के तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख मुजीबुर रहमान के द्वारा 16 मई 1974 को सीमा समझौता किया गया, जिसके लिए भारतीय संसद ने 119वां संविधान संशोधन किया। बात समझ में आई? तो ऐसा ही एक समझौता फिर कब आता है? 1974 में, जब शेख मुजीबुर रहमान और भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के बीच में समझौता होता है। और कौन सा संशोधन लाया जाता है संसद में? 119वां संविधान संशोधन विधेयक लाया जाता है, और 2015 में इसे पास किया गया। कब पास किया गया? 2015 में। और इस समझौते में भारत के 4 राज्य, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मेघालय और असम, यानी कि जो पूर्वोत्तर राज्य हैं, उनमें जो डिस्प्यूटेड क्षेत्र थे उनको क्या किया गया? उनकी लगभग 10,500 वर्ग किलोमीटर की ज़मीन बांग्लादेश को दे दी हमने, और बांग्लादेश की लगभग 6,000 वर्ग किलोमीटर की ज़मीन हमने अपने पास रख ली। तो उससे जो सीमा जो विवाद बना हुआ था, लोगों के जीवन में जो समस्याएं आ रही थी, उनका समाधान हुआ और ये समस्या खत्म हुई। ठीक है, तो ये किसके समय में हुआ? प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के समय में। ठीक है, अब देखिए आगे देखते हैं। ये बात समझ में आई, अर्थात संसद को क्या अधिकार है, ये बात समझ में आ जाती है। आगे देखते हैं। अब आते हैं राज्य के पुनर्गठन की बात करते हैं कि भारत के राज्य संघ के जो क्षेत्र हैं उसमें राज्य पुनर्गठन कैसे होता है। देखिए, और इसके सामने क्या समस्याएं रही हैं समय समय पर। देखो, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत राजनीतिक इकाइयों में 2 प्रकार के इकाइयों में बटा था। कब? 1947 में। भारत 2 प्रकार की राजनीतिक इकाइयों में था, एक जो डायरेक्ट ब्रिटिश शासन के अंतर्गत काम करती थी, और एक जो देशी रियासतें थी लेकिन वो इनडायरेक्ट वे में ब्रिटिश शासन के अंतर्गत ही रहती थी। अर्थात ऐसा रूल जहां डायरेक्ट रूल चलता है, किसका? ब्रिटिश का, जहां डायरेक्ट ब्रिटिश का रूल चलता है, और एक ऐसी है जो देशी रियासतें हैं, उनमें प्रिंसली स्टेट कहते हैं उन्हें। उसका मतलब है अर्थात वहाँ का राजा जो होगा वो क्षेत्रीय होगा, लेकिन उसकी संप्रभुता किसके हाथों में रहेगी? ब्रिटिश संसद के या ब्रिटेन के हाथों में। ठीक है, तो 2 प्रकार की इकाई हैं, एक ब्रिटिश प्रांत अर्थात जो अंग्रेजों के सीधे शासन के अधीन थे, और दूसरा देशी रियासत जहां भारतीय राजा महाराजाओं का शासन था, लेकिन वह ब्रिटिश सर्वोच्चता के सिद्धांत के अंतर्गत आती थी। अर्थात वो किसके संप्रभुता को मानते थे? वो ब्रिटिश संप्रभुता को ही मानते थे। लेकिन क्या होता है, स्वतंत्रता के बाद भारत में लगभग 552 देशी रियासतें थी। जब भारत स्वतंत्र होता है 1947 में, तो भारत में 552 रियासतें थी जो अलग अलग क्षेत्रों में बटी हुई थी, और उसके अलावा भारत में जो ब्रिटिश राज्य थे डायरेक्ट, वे अलग थे। तो अब भारत के सामने संघ बनने की एक प्रक्रिया शुरू होती है। तो ये बड़ी एक जटिल प्रक्रिया थी, ये बड़ा मुश्किल लग रहा था, क्योंकि माउंटबेटन योजना में ये बात तय कर दी गई थी कि किसी भी रियासत को अलग रहने का अधिकार है, अपना संविधान बनाने का अधिकार है। वो चाहे तो संघ में शामिल हो सकती है, चाहे तो संघ में शामिल
ना हो। अर्थात जो माउंटबेटन योजना आई, जो स्वतंत्रता अधिनियम आया, उसमें परिसंघात्मक राज्य की स्थापना की गई, यूनियन हमने बनाया कब, 1950 में। ठीक है, तो यही बात थोड़ी जटिल हो गई थी स्वतंत्रता के बाद कि 549 यानी कि 552 रियासतों को किस प्रकार से विलय किया जाए और भारत को एक संगठित राज्य में स्थापित किया जाए। तो 552 देशी रियासतों में 549 जो रियासतें थी वो तो सिंपल आराम से मान गई कि भाई ठीक है, भारत के जो एग्रीमेंट है, विलय पत्र, उस पर साइन कर दिए, किसी को आंख दिखाई, किसी को कैसे भी भारत को संघ बनाना था, अर्थात एक संगठित भारत रखना था। सीधे सीधे जवाहरलाल नेहरू जी ने और जो कांग्रेस थी उन्होंने ये कहा था संविधान सभा में बैठ के कि हम किसी भी देशी रियासत या किसी प्रिंसली स्टेट में विश्वास नहीं रखते, क्योंकि भारत को एक संघ बनना है। हम भारत का जो एजेंडा है, यानी कि भारतीय लोगों का जो एजेंडा है, वो केवल अंग्रेजों से स्वतंत्रता का मतलब नहीं है, अर्थात वे ये नहीं चाहते कि केवल अंग्रेजों से स्वतंत्रता मिले, वो पूरी तरीके से स्वतंत्र होना चाहता है और एक संगठित और स्वतंत्र संघ बनना चाहता है। तो उसमें किसी भी रियासत को यह अधिकार नहीं है कि वो इससे अलग रहे। तो 549 रियासतें इस बात को मान गई, लेकिन भारतीय संघ में जो 3 रियासतें थी, जम्मू कश्मीर, जूनागढ़ और हैदराबाद, इन तीनों ने मना कर दिया। इन तीनों ने क्या कहा कि हम भारत संघ में शामिल नहीं होना चाहते। तो जूनागढ़ पड़ेगा आपका गुजरात की तरफ, जो आपका गुजरात वाला क्षेत्र है, जैसे ये है आपका, तो यहाँ, तो जूनागढ़ यहाँ है, ऐसे मान लीजिए आप, ये जूनागढ़ रियासत है। तो इसका संपर्क था पाकिस्तानी सरकार के साथ में, तो ये इधर पाकिस्तान में जाना चाहता था, इसको लगता था कि अभी मैं स्वतंत्र हो जाऊं, बाद में पाकिस्तान में मिल जाऊंगा। लेकिन भारतीय विधिवेत्ता थे, या भारतीय जो राजनीतिक लोग थे, या भारत सरकार इस बात को जानती थी। और ये हैदराबाद है इस तरफ, और यहाँ पे कश्मीर रियासत है। तो 3 रियासतें थी जिन्होंने मना कर दिया। लेकिन जो प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में, और जो पहले भारतीय गृह मंत्री थे, और वो साथ ही भारत के उप प्रधानमंत्री भी थे, ठीक है, कौन, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो उनकी सूझबूझ से क्या होता है, देखिए, प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की सूझबूझ के कारण कुछ समय के बाद इन तीनों रियासतों को भारत में विलय कर लिया गया। कैसे, पुलिस कार्रवाई के माध्यम से। हैदराबाद, अर्थात हैदराबाद पर पुलिस कार्रवाई करी और इसे भारत में शामिल कर लिया। जनमत संग्रह के द्वारा जूनागढ़ में जनमत संग्रह कराया, क्योंकि भारत सरकार जानती थी कि ये भले ही राजा मुस्लिम है, लेकिन आसपास के जो लोग हैं वो हिंदू बाहुल क्षेत्र हैं, और फिर हिंदू मुस्लिम से फ़र्क नहीं पड़ता, अर्थात वो भले ही अपना प्लेजर उस तरफ दिखा रहा था, पाकिस्तान की तरफ, लेकिन वहाँ की जो जनता है वो भारत में रहना चाहती थी। इसलिए प्लेबिसाइड कराया गया, जनमत संग्रह कराया गया, और ये बात वो आसानी से जानते थे कि आराम से ये भाग जाएगा। तो ये रातों रात यहाँ से भाग गया, और जनता किस में शामिल हो गई, भारत में। और जम्मू कश्मीर के जो महाराजा हरि सिंह हैं, वो भी भारत से अलग रहना चाहते थे, लेकिन उनके साथ विलय पत्र पर साइन किया गया और उन्हें संघ में शामिल कर लिया गया। ठीक है, वो एक बहुत लंबी कहानी है कि कैसे कैसे पाकिस्तान ने उन पर हमला किया और मजबूरी में आके उन्होंने विलय पत्र पर साइन कर दिया, और फिर भारत भी संघ बनना चाहता था। इस तरीके से टूटा हुआ भारत अच्छा नहीं लगता, एक संगठित भारत ही स्थापित होना जरूरी था। तो इन तीनों रियासतों को भी शामिल कर लिया गया। तो इस प्रकार से एक संघ बन गया। इस प्रकार से भारत किस में परिवर्तित हो गया, एक संघ में। ठीक, अब देखिए इसके बाद, अब जैसे ही इन रियासतों का विलय होता है, तो जैसे ही इन रियासतों का विलय होने के पश्चात पूरे देश में राज्य पुनर्गठन की मांग उठने लगी कि दोबारा से राज्यों का पुनर्गठन किया जाए, उनका कुछ आधार हो कल्चर रूप से, उसमें भाषा को आधार बनाने की मांग उठी दक्षिण भारत में। और ये मांग बहुत तेज़ी से उठी कि भाषा के आधार पर प्रांतों का गठन किया जाना चाहिए। लेकिन सरकार इस पक्ष में नहीं थी कि प्रांतों का गठन भाषा के आधार पर हो। क्यों? क्योंकि उससे अखंडता और जो इंटीग्रिटी है वो थोड़ा सा डिसबैलेंस हो जाती, वो डाइवर्स में आ जाता। क्योंकि ये एक संगठित भारत है, इसमें सबको मिलजुल के रहना था। किसी की एक पहचान, अलग पहचान खड़ी करके हम भारत में नहीं बना सकते थे। क्यों? क्योंकि अभी अभी हम आज़ाद हुए हैं, और अभी अभी हम नस्ल और भाषा के आधार पर बट जाएं तो भारत को टूटने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। लेकिन हो सकता है सरकार कहीं थोड़ी बहुत गलत रही हो, लोगों के बीच में जो इंटरलिंकेज था वो बहुत मजबूत था, भाषा और नस्ल का उससे कोई संबंध था ही नहीं।
तो दक्षिण भारत में जो भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग उठ रही थी वो कैसे होती है, भारतीय, इसमें देखिए जो मांग उठती है उसके लिए फिर सरकार क्या करती है, आयोग गठित करती है। तो भारतीय संघ विलय होने के पश्चात राज्यों के पुनर्गठन की मांग विशेषकर दक्षिण भारत से तेज होने लगी, जहां भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग की जा रही थी, जिसका समाधान तलाशने के लिए सरकार ने आयोगों का गठन और समितियों का गठन करना शुरू किया। तो सबसे पहले दर आयोग बनाया गया। कौन सा बनाया गया, दर आयोग। ये कब बनता है, 1948 में। तो दर आयोग बना, उसने अपनी सिफारिश दी, उसने साफ साफ मना कर दिया कि भारत में भाषा के आधार पर राज्य का पुनर्गठन नहीं किया जा सकता। तो जैसे ही ये मना करता है दक्षिण भारत में ये आंदोलन और तेज होने लगते हैं। तो देखिए कैसे होता है, एस.के. दर की अध्यक्षता में भाषण प्रांत आयोग का गठन किया गया। भाषण का मतलब भाषा है, ये भाषा प्रांत आयोग का गठन किया गया और भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के प्रश्न पर एस.के. दर आयोग की सिफारिश की, राज्यों का पुनर्गठन भाषा के आधार पर न होकर प्रशासनिक सुविधा के आधार पर होना चाहिए। तो इन्होंने ये कहा कि आप भाषा के आधार पर गठन नहीं करिएगा, आप प्रशासनिक सुविधा के आधार पर गठन करिए राज्यों का, तो उससे देश ज़्यादा अखंड होगा, ज़्यादा इंटीग्रेटेड होगा। लेकिन ये बात तय नहीं हो पाई क्योंकि दक्षिण भारत में तेज़ी से मामले ज़्यादा उठने लगे। तो फिर एक समिति और बनाई गई, तो इसमें जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया 3 लोग शामिल हुए और इस समिति का गठन किया गया। ये 1948 है। 1948 में जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया, इन तीनों लोगों ने, इस समिति ने 49 में अपनी रिपोर्ट दी और इन्होंने भी मना कर दिया कि भारत में भाषा के आधार पर राज्य का पुनर्गठन नहीं हो सकता। तो देखिए अपनी सिफारिश पेश की जिन्होंने, भाषा या आधार पर राज्यों के पुनर्गठन को अव्यावहारिक माना और अक्टूबर 1953 में मजबूर होकर सरकार ने भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन करना पड़ा। क्यों? क्योंकि अच्छा भी बताता हूँ क्यों। मद्रास से तेलुगु भाषियों को राज्यों को अलग करके एक नया राज्य आंध्र प्रदेश का गठन किया गया। देखिए क्या होता है, जब जेवीपी समिति यानी कि जो आपकी जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया जो ये समिति बनी थी, इन्होंने मना कर दिया कि ये अव्यावहारिक बात है, भाषा के आधार पर प्रांतों का गठन नहीं हो सकता। तो क्या होता है, दक्षिण भारत में बहुत तेजी से आंदोलन होने लगते हैं क्योंकि दक्षिण भारत में तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश दो अलग अलग ऐसे दो भाषी लोग हैं जो एक साथ रहने के लिए तैयार नहीं थे। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, वहाँ पर अनशन होने लगते हैं, आंदोलन होने लगते हैं, रैलियाँ होने लगती हैं बड़े स्तर पर। तो श्री पोट्टी रामालू जो हैं उनकी 56 दिन की भूख हड़ताल के बाद मृत्यु हो जाती है। वो भूख हड़ताल पर बैठ जाते हैं और 56 दिन के बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। तो मृत्यु होने से वहाँ आंदोलन और बहुत भड़क गए और वहाँ पर ये समझिए कि वहाँ का जो लॉ एंड ऑर्डर बहुत ज़्यादा अव्यवस्थित हो गया। तो सरकार मजबूर हुई और सरकार को मजबूरन आंध्र प्रदेश को आपका तमिलनाडु से, मद्रास से अलग करना पड़ा। यानी कि तेलुगु भाषियों को अलग राज्य दे दिया गया और तमिल भाषियों को अलग राज्य दे दिया गया। अब जैसे ही ये राज्य दिया जाता है तो दक्षिण भारत में फिर से मांग उठने लगती है कि अब मराठियों को अलग करिए, गुजरातियों को अलग करिए, है ना, इस तरह की मांग उठने लगती है, कन्नड़ों को अलग करिए। तो ऐसी राज्यों के पुनर्गठन की मांग फिर तेजी से होने लगती है। अब देखो इसमें क्या होता है अगली, तो जैसे ही फिर मांग तेजी से उठने लगती है तो फिर एक आयोग का गठन और होता है, इसका नाम है फजल अली आयोग। यह होता है दिसंबर 1953 में। तो दिसंबर 1953 में नए राज्य आंध्र प्रदेश के भाषाई आधार पर गठन के पश्चात भाषाई आधार पर राज्य पुनर्गठन की मांग और तेजी से होने लगी, जो मैंने आपको अभी बात बताई है। इसलिए दिसंबर 1953 में फजल अली की अध्यक्षता में 3 सदस्य पुनर्गठन आयोग का निर्माण किया गया और सदस्यों में से एक कौन है, के.एम. पणिक्कर, एच.एन. कुंजरू, ठीक है, और तीसरे कौन है, फजल अली। ठीक है, फजल अली की अध्यक्षता में 2 लोगों को सदस्य बनाया गया, के.एम. पणिक्कर और एच.एन. कुंजरू। अब देखिए 1955 में सरकार ने इसकी अपनी रिपोर्ट सौंपी। तो इन्होंने क्या कहा, सीधे सीधे देखिए, इस तरफ हो जाता हूँ, सीधे सीधे क्या कहा, किसी भी राज्य के पुनर्गठन में भारत की एकता सुरक्षा को प्रमुखता दी जानी चाहिए।
इन्होंने कहा कि ठीक है आप राज्यों का पुनर्गठन कर दीजिए, लेकिन एक बात ध्यान रखनी चाहिए। क्या रखनी चाहिए? कि भारत की एकता, अखंडता और उसकी सुरक्षा का कोई खतरा पैदा ना हो। ठीक है। दूसरा, राज्यों के पुनर्गठन में भाषा को मुख्य आधार बनाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि ठीक है राज्यों का पुनर्गठन कर दीजिए, भाषा को उसका आधार बनाया जा सकता है। एक राज्य एक भाषा के फार्मूले को अस्वीकार कर दिया गया। उन्होंने कहा कि आप भाषा के आधार पर पुनर्गठन कर सकते हैं, लेकिन बिल्कुल प्योर तरीके से ऐसा नहीं कर सकते कि एक भाषा के लिए एक राज्य। ठीक है। तो ऐसे तो भारत में हजारों भाषाएं बोली जाती हैं, तो हजारों राज्य खड़े किए जा सकते थे, लेकिन नहीं। तेलुगु उसकी क्षेत्रीय भाषा है, उससे लगी हुई उनके लिए आंध्र प्रदेश। तमिल भाषा उससे लगी हुई भाषाएं जो क्षेत्रीय भाषा है उसको उनके लिए तमिल। तो ऐसा नहीं है कि क्षेत्रीय भाषाओं के लिए भी अलग अलग राज्यों को स्थापना कर दी जाएगी। ठीक है। तो फजल अली आयोग की अनुशंसा के आधार पर भारत में 16 नए राज्यों का निर्माण होता है। कितने नए राज्यों का निर्माण हुआ? 16 का। और 3 संघ शासित क्षेत्र के निर्माण की अनुशंसा की गई। इन्होंने कहा 16 नए राज्य बनाए और इन्होंने कहा था कि 3 संघ शासित क्षेत्र बनाए जाए, लेकिन सरकार ने कितने बनाए? 6। तो 1956 में यानी कि 1 नवंबर 1956 को 14 नए राज्य बनाए गए और 6 नए संघ शासित क्षेत्रों का निर्माण किया गया। और सरकार ने तेजी से नए राज्य बनाने शुरू कर दिए। ठीक है। तो कितने राज्य हो गए? 14 और 6 20। आगे देखते हैं। भारत में अब पुनर्गठन हो गया। देखिए पुनर्गठन हो चुका है। अब आपने देखा कि 552 की 552 रियासतें भी हमने भारत संघ में शामिल कर ली। दूसरा, जो राज्यों का पुनर्गठन होता है वो भी हो गया 1956 तक आते आते। ठीक है। तो ऐसे ही क्या होता है, इसी के साथ साथ कुछ ऐसे क्षेत्र थे भारत में जो यूरोपीय जो दूसरे यूरोपियन थे, जैसे अंग्रेज तो चले गए यहाँ से, लेकिन पुर्तगाली और फ्रांसीसी अभी भी भारत में बने हुए थे। तो उनकी छोटे छोटे द्वीप रूप में उनकी टेरिटरी बनी हुई थी, उन पे वो शासन करते थे। तो वे जो पुर्तगालियों का शासन जैसे गोवा पे था, तो गोवा पुर्तगालियों की टेरिटरी थी। तो वो कहाँ से संचालित होता था? लिस्बन से, पुर्तगाल से। ऐसे ही फ्रांसीसी टेरिटरी है जो आपकी पांडिचेरी है, यनम है और माहे है। तो ये कहाँ से संचालित होती थी? फ्रांस से। ठीक है, पेरिस से। तो अब डायरेक्ट इन पे हमला नहीं किया जा सकता था, इन्हें मिलाने के लिए थोड़ी कूटनीति की जरूरत थी। क्यों? क्योंकि ऐसे हमला करने का मतलब था कि डायरेक्ट फ्रांस पे और पुर्तगाल पे हमला करना। तो फिर से हो सकता था यूरोपीय जो देश हैं एक हो जाते और फिर से समस्या बन सकती थी भारत के सामने। तो भारत ने इसमें कूटनीति का सहारा लिया, और जब कूटनीति थोड़ी थोड़ी फेल होने लगी तो फिर भारत ने आव दाव नहीं देखा और आर पार का मामला अपनाया और डायरेक्ट इनको अपने अंडर में ले लिया। कैसे? देखो, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय फ्रांस के 5 उपनिवेश थे। 5 कौन कौन से 5 उपनिवेश हैं? एक है पांडिचेरी, ठीक, पांडिचेरी आपको पता ही है। एक है कराईकल, ये तमिलनाडु में पड़ता है, ठीक है। एक है माहे, ये केरल का है। कौन कौन से हैं? पांडिचेरी, कराईकल। कराईकल कहाँ है? तमिलनाडु में। माहे केरल में है। एक है यनम। यनम कहाँ था? आंध्र प्रदेश में। यनम कहाँ था? आंध्र प्रदेश में। और ये पश्चिम बंगाल में है, इसका नाम था चंद्रनगर। इसे ऐसे देखिए, ठीक है। अब देखिए पांडिचेरी, ये पांडिचेरी हो गया आपका, ये पांडिचेरी हो गया, ठीक है। कराईकल कहाँ हो गया? ये कराईकल है आपका। माहे केरल में है, ये यहाँ पे है। यनम आंध्र प्रदेश में ऊपर हो जाएगा ये। और चंद्रनगर कहाँ होगा आपका? यहाँ। तो ये जो बस्ती दिखाई दे रही है आपकी, ये बस्ती किसकी है? ये आपकी फ्रांसीसी बस्तियाँ। ये किसकी बस्तियाँ हैं? फ्रांसीसी। कौन कौन सी? पांडिचेरी, कराईकल, माहे, यनम और चंद्रनगर। तो ये भारत की भूमि पे ही थी भाई। ये कहाँ है? भारत की मुख्य भूमि पे ही तो है ये सब। तो भारत की मुख्य भूमि पे होने की वजह से भारत को संघ बनाना था। तो ऐसा तो है नहीं कि भारत के बीचों बीच या भारत के क्षेत्र के अंदर कोई दूसरा देश बैठा रहे, फिर कैसी संप्रभुता रह जाएगी भाई, ठीक है। तो ऐसी छोटी मोटी चीज़ों को तो निकालना ही था यहाँ से। तो देखिए क्या होता है, यनम क्षेत्र 13 जून 1954 को जनता के दबाव और भारत फ्रांस वार्ता के कारण, जनता का दबाव का मतलब है भारतीय, देखो भले ही शासक विदेशी रहे हों लेकिन जनता तो भारतीय ही है।
तो भारतीय जनता का जो कल्चरल और यहाँ रहने सहने का ढंग है वो भारतीय लोगों से मिला जुला है, तो वो उससे अलग हो नहीं सकता था। तो इसलिए जनता के दबाव में पहला, और दूसरा फ्रांस से वार्ता करके हमने कह दिया कि भाई आराम से ही चले जाओ, नहीं तो जनता विद्रोह कर देगी, आपके ऑफिसर्सों को मार देगी, तो उससे कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। ठीक है, तो ये बात फ्रांस की समझ में आ गई, यहाँ से निकल गया। तो 31 अक्टूबर 1954 को पांडिचेरी सहित फ्रांसीसी उपनिवेशों का भारत में विलय कर लिया गया। कब क्या किया गया? 1954 में। तो 13 जून को हम वार्ता करते हैं और अक्टूबर में वे लोग आराम से यहाँ से निकल जाते हैं। लेकिन वास्तविक स्थानांतरण 62 में ही संभव हो पाया, क्योंकि धीरे धीरे जाते हैं, उनका प्रशासन है पूरा, ऐसे एकदम से उठ के नहीं जाया जाता, क्योंकि यहाँ जो लोग नौकरी करते हैं फिर वहाँ स्थापित होंगे, उनके यहाँ से वहाँ उनके जो फंड वगैरह हैं, जो जॉब का सिस्टम है पूरा प्रशासन का, वो ट्रांसफ़र होने में टाइम लगा। तो 62 में ये लोग यहाँ से तब जाते हैं। तो 62 में यानी कि 16 अगस्त 1962 को पांडिचेरी सहित इन्हीं सभी को, पांडिचेरी सहित फ्रांसीसी क्षेत्रों को मिलाकर संघ राज्य घोषित कर दिया गया। क्या राज्य घोषित किया गया? संघ राज्य घोषित। तो क्या है, कब हुआ? यानी कि जो फ्रांस की टेरिटरी थी वो हमने कब ली? 16 अगस्त 1962 को। ये फैक्ट याद रखने की ज़रूरत है। ठीक है, अब देखिए आगे इसके बाद क्या होता है। अब क्या बचा? अब बचता है आपका गोवा और दमन दीव। भाई फ्रांसीसी जो टेरिटरी है वो भी आ गई। अब पुर्तगाली टेरिटरी बची। कौन कौन सी है? गोवा है आपका, गोवा है, दमन है और दीव है। देखिए ये आपके पश्चिमी, ये जो आपका देखो, ये तो फ्रांसीसी तो इधर थे, ये तो फ्रांसीसी थे, फ्रांसीसी तो इधर थे और इधर थे पुर्तगाली। तो देखिए गोवा कहाँ है? ये आपका गोवा है। ठीक है, ये महाराष्ट्र है, ये कर्नाटक है, कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच में गोवा, और ये आपका दमन और दीव है। ये दमन है और ये दीव है, दमन दीव। तो ये कौन है? ये है पुर्तगाली, ये पुर्तगाली। तो पुर्तगाल की राजधानी क्या है? लिस्बन है। तो दिसंबर 1961 को भारतीय सेना गोवा की मुक्ति के लिए ऑपरेशन विजय चलाती है। ऑपरेशन विजय किसकी मुक्ति के लिए चलता है? गोवा के लिए। ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो 19 दिसंबर 1961 को पूरा हो जाता है, अर्थात 19 दिसंबर 1961 को हम इसमें शामिल कर लेते। कैसे होता है देखो, भारतीय सरकार चाहती थी कि मामला आराम से ही सुलझ जाए, तो भारत सरकार ने क्या किया? पुर्तगाल के साथ डिप्लोमेटिक सिस्टम अपनाया। तो हमने बात करी, पुर्तगाल को लगा कि ये वैसे ही बात कर रहे हैं, क्या अपना एक एरिया बना रहने दीजिए वहाँ गोवा को, हम यहाँ से घूमने जाया करेंगे और फिर आसपास के क्षेत्र पर हम अपनी नज़रें भी रख सकते हैं। यानी कि उनकी कूटनीति के लिए हो सकता है सही था, लेकिन भारतीय कूटनीति के लिए तो गलत था, हमारी संप्रभुता के लिए गलत था। तो हम क्यों चाहेंगे कि हमारी नाक के नीचे कोई दूसरे का दिया जलता रहे? तो भारत सरकार ने पुर्तगाल से बात करी, लेकिन उनके कान पे कोई जू रेंगने वाली नहीं थी। तो लिस्बन में हमने क्या किया? अपना एक कॉन्सुलेट खोला, यानी कि दूतावास भी खोला, और वहाँ डिप्लोमेटिक हमने वार्तालाप शुरू करी, लेकिन उन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। भारत ने क्या करा? अपना दूतावास बंद करा और वापस आए और पुलिस कार्रवाई कर दी। पुलिस कार्रवाई का मतलब है सेना अंदर घुसा दी और मुक्ति मोर्चा चला के उस पर कब्जा कर लिया। कर लो अब तुम्हें जो करना है। तो गोवा, दमन और दीव संघ शासित क्षेत्र घोषित कर दिए गए, और 56वें संविधान संशोधन 1987 में गोवा को 25वां राज्य का दर्जा दिया गया, और 12 अगस्त 1987 को इसे क्या 25वें राज्य, सॉरी कब किसको? 12 अगस्त 1987 को इसको ये दर्जा दिया जाता है। ठीक है, हाँ, 56वें संविधान संशोधन के तहत 12 अगस्त 1987 को ये काम हो जाता है। ठीक, अब देखिए एक और बचता है, एक देश और बचता है। देश का मतलब एक क्षेत्र और बचता है, जो है सिक्किम। सिक्किम को आप बड़े अच्छे से जानते होंगे। देखिए सिक्किम भारतीय टेरिटरी में ही था। ठीक है, तो ये क्या था? इसका विदेशी मामला, और इसका जो विदेशी मामला था ये भारत के पक्ष में ही था, अर्थात भारतीय ही देखते थे इसको, कंपनी शासन के अधीन। तो देखिए इसमें क्या था? आज़ादी के समय जो सिक्किम भारत का शरणागत क्षेत्र था, कैसा क्षेत्र था? शरणागत। और सिक्किम की रक्षा और उसका विदेशी मामला किसका दायित्व था? भारत का। तो उससे हमने कह रखा था कि आपकी सुरक्षा और आपके विदेशी मामले हम तय करेंगे, आप आराम से शासन करिए। जबकि आंतरिक प्रशासन की बागडोर राजा चोंगयाल के हाथ में थी। किसके हाथ में थी? राजा चोंगयाल के हाथ में।
अब एक सिंपल सी बात है, जब बराबर में लोकतंत्र आ गया तो फिर बराबर वाले लोग क्यों भाई लोकतंत्र को, राजतंत्र को जिएंगे, उन्हें भी तो आज़ादी चाहिए। तो उन्होंने भी फिर ये बात धीरे धीरे वहाँ पे फैली, उस चीज़ को इन्होंने उठाया। तो वहाँ की जनता ने ये आग्रह किया कि भारत में इस चीज़ को मिला लिया जाए। तो भारत ने क्या किया, वहाँ पर जनमत संग्रह कराया और वहाँ की विधानसभा से पास कराया, और वे लोग इस बात के लिए तैयार भी थे, जिसमें ये बात तय हो गई कि अब भारत के साथ मिलना तय है। तो खुशी खुशी सिक्किम भारत में मिल जाता है। तो 74 में सिक्किम में लोकतांत्रिक चुनाव कराए गए, जिसमें सिक्किम कांग्रेस भारी मतों से जीतती है, और 75 में सिक्किम कांग्रेस ने सिक्किम को भारत का प्रांत बनाने के लिए प्रस्ताव रखा। इसके तुरंत बाद कराए गए जनमत संग्रह से भी जनता ने विधानसभा के इस फैसले की पुष्टि कर दी, अर्थात जनमत संग्रह से भी ये बात तय हो गई। और 26 अप्रैल 1975 को, देखिए जनमत संग्रह और वहाँ की विधानसभा से कराना, ये क्यों कराया जाता है? भारत अभी नया नया आज़ाद हुआ है, दुनिया की नज़रें हैं, तो हमें दुनिया के सामने ऐसा भी बने रहना है कि भाई ये वहाँ की जनता ही चाहती है, यहाँ कोई डिक्टेटरशिप ज़बरदस्ती नहीं हुई है, अर्थात वहाँ की जनता खुशी खुशी भारत के साथ आना चाहती है, तो इसमें कोई जोर ज़बरदस्ती के साथ नहीं किया गया। ठीक है। तो 36वें संविधान संशोधन द्वारा सिक्किम विधानसभा के अनुरोध पर, अनुरोध का मतलब खुद उन्होंने अनुरोध किया कि हम आपके साथ आना चाहते हैं, जनमत संग्रह के आधार पर सिक्किम को भारत के 22वें राज्य का दर्जा दिया गया। ठीक है। देखिए नेपाल ने भी इसी तरीके से बात रखी थी कि भारत का हिस्सा बना लिया जाए या बन जाए, लेकिन भारत को एक बफर स्टेट चाहिए था। क्यों? ऊपर से चाइना है, अभी अभी हम अंग्रेजों से आज़ाद हुए हैं, तो एकदम से हम एक बहुत बड़े टेरिटरी या बहुत बड़े देश की सीमा के साथ जुड़ना नहीं चाहते, क्योंकि फिर से डिस्प्यूट आ जाएंगे सीमा को लेकर, और वैसे ही कश्मीर और अरुणाचल प्रदेश में पहले से ही डिस्प्यूट बने हुए थे, तो हम अभी और इतनी नेपाल जितनी लंबी सीमा के साथ में वो डिस्प्यूट नहीं चाहते थे, तो वो हमने बफर स्टेट के रूप में उसका उपयोग किया। ठीक। तो ये हो गया, आज के लिए इतना ही रहने दीजिए, यानी कि हमने सिक्किम तक हमने इसको मिला लिया है। अब इसके आगे हम देखेंगे अगली क्लास में। ठीक है। तो आप इसको यहीं तक रहने देते हैं। तो अधिक से अधिक शेयर करिए और बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, धन्यवाद।